Good morning, students. So today our topic from the financial accounting is capital and revenue items or capital and revenue expenditure and losses, which we are going to discuss under this topic. And before start the topic, अगर किसी student को any student having any query and doubt, you will discuss or you will ask me for that particular doubt or query after the whole PPT will complete, because अगर आप बीच में पूछोगे उससे प्रॉब्लम आएगी हमें, तो हम लास्ट में रखेंगे सेशन फॉर क्वेरीज एंड डिस्कशन। तो जब पीपीटी चल रही होगी कंटिन्यूशन में, तो आप प्लीज उसे सुनते जाएं और अपने डाउट्स नोट करते जाएं। एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीपीटी वी विल डिस्कस ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो बिफोर स्टार्ट द टॉपिक मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता दूं, especially for those students who are not from the commerce background. जब हम accounts prepare करते हैं ना, so these the information as well as knowledge of these two items are very important for every person or every accountant, because without the knowledge of these two important terms, capital and revenue items, you can't taken the figures in a right sheet, because there are trading and profit and loss account and balance sheet in which particular statement these two figures or these figures are to be shown, that will only get to the knowledge of that person with the help of the knowledge of these two terms, capital and revenue item. Because अगर आपको कैपिटल आइटम का नहीं पता, रेवेन्यू आइटम का नहीं पता, तो अब जब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो उसमें अक्सर ये गलती करेंगे कि कुछ आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने वाली गलती से बैलेंस शीट में दिखा देंगे, या बैलेंस शीट में दिखाने वाली गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। तो दैट्स वाई इन दोनों को समझना, इन दोनों की नॉलेज होना जरूरी है फॉर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक capital and revenue item. So under this particular chapter we are going to discuss about the classification of expenditure, receipt, as well as these capital revenue losses and differences. So let's start. Classification of expenditure. In accounting, in financial accounting, expenditures are to be classified in three categories. The first one is capital expenditure, second one is revenue expenditure, third one is deferred revenue expenditure. So let's start with the first one, capital expenditure. यहाँ पर आप ब्रीफ में देखोगे, आगे पूरी डिटेल में हम देख रहे हैं। So capital expenditure in simple language means expenditure incurred at once and benefit avail over the number of year or more than 1 year, we can say. Like हम यूं बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक वो खर्चा है, वो एक्सपेंडिचर है जो कि वन टाइम हमने करना है। वन टाइम मतलब एक बार ही करना है खर्चा, और उसका बेनिफिट यानी कि उस खर्चे का फायदा हमें कई साल मिलने वाला है या एक साल से ज्यादा मिलने वाला है। एग्जाम्पल, सपोज करो आपने एक बिजनेस कर रहे हो एक फर्नीचर बनाने का, आप वुड से फर्नीचर तैयार करके बेचते हो ना। तो फर्नीचर तैयार करने के लिए आपके पास एक मशीन है जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसी मशीन की मदद से आप फर्नीचर को तैयार करोगे, कटिंग करोगे वुड की, है ना। अब जो मशीनरी है वो आपने एक बार खरीदनी है, बार बार नहीं खरीदनी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई साल मिलेगा, क्योंकि सेम मशीन्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर द फर्नीचर फ्रॉम द वुड। विद द सेम वे हम एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर मतलब थोड़ा सा और इसे इजी करने के लिए। जैसे सपोज करो किसी बंदे ने पोल्ट्री फार्म खोला, उसने पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गी रखी, है ना। अब जो मुर्गी है उसके ऊपर जो उसने खर्चा करा वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मुर्गी को उसने मारना नहीं है, उसने मुर्गी से अंडे लेने हैं, अंडे लेके फिर उसे बेचना है मार्केट में। अब जो अंडों के ऊपर खर्चा हो रहा है या अंडे जो मिल रहे हैं उसे, वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसके पास मुर्गी थी, मुर्गी पे उसने इन्वेस्टमेंट करी। तो इसका मतलब मुर्गी में इन्वेस्टमेंट जो पैसा करा है वो उसके लिए एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ट्रीट करेंगे, बिकॉज वन टाइम उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे कई साल उसने अंडे लेके बेचने हैं, फायदा लेना। तो विद द सेम वे कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर जो हमने एक बार खर्चा करना है, बेनिफिट अवेल मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा उससे फायदे लेने। ठीक है जी। जैसे बिजनेस के अंदर आप दुकानदार होएगा, आपने दुकान खरीदी, आपने दुकान एक वन टाइम खरीदनी है, उसका बेनिफिट आपको कई साल मिलेगा, क्योंकि उसी दुकान से आप पैसा कमाओगे। आप कहते हो जी मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, आपने लैपटॉप के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करा उसको क्या बोलोगे आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसी इन्वेस्टमेंट से, उस लैपटॉप के किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके आप लैपटॉप खरीद के उस लैपटॉप से कई साल तक पैसा कमा रहे हो। सो दैट्स व्हाई जो लैपटॉप पे किया वो खर्चा क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Second one is revenue expenditure. Revenue expenditure in simple refers to benefit expire within year. मतलब
इसका जो फायदा है ना हमें मिलेगा जरूर, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर आप उस बेनिफिट को अवेल कर लोगे, मतलब साल से ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे मैं सिंपल कह दूं, आपने खर्चा किया, उसका बेनिफिट साल के अंदर है। जैसे सपोज करो आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, उसकी सर्विसेज ले ली, सर्विसेज का मतलब उससे आपने काम करवा लिया। अब काम करवा के आपने उसे साथ के साथ ही सैलरी दे दी, मंथली या वीकली या जो भी आपका शेड्यूल है। तो इसका मतलब इसका बेनिफिट जो है ना अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर आप लेके उस चीज को खत्म कर रहे हो। अब अगले साल का जो बेनिफिट है अगले साल काम लोगे, फिर हम पैसा देंगे। सो इन शॉर्ट जो एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं, जैसे सपोज करो आपने फैक्ट्री का रेंट पे कर दिया, ठीक है ना, तो वो उसी मंथ का बेनिफिट हमने क्लेम करके रेंट साथ के साथ पे कर दिया। तो ये सारे क्या माने जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देती है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है जी? रेवेन्यू इन नेचर बट लॉन्ग बेनिफिट। देखो है तो ये रेवेन्यू इनकम, बट लॉन्ग स्प्रेड बेनिफिट अक्रॉस द मल्टीपल ईयर, क्योंकि इसका कई साल तक फायदा होने वाला है। मतलब खर्चा हम आज में करेंगे लेकिन फायदा इसका कई साल तक मिलेगा। तो इसे हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करते हैं। इसे बैलेंस शीट में सारा शो करना है, बाद में धीरे धीरे आपने इसे राइट ऑफ करते जाना। इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस तरह से? मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो योर प्रोडक्ट आर टोटली न्यू इन अ मार्केट, नो वन नो अबाउट योर प्रोडक्ट एंड यू नीड सम एडवर्टीजमेंट। आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। आपने क्या करा? एक सेलिब्रिटी हायर किया। सपोज करो आपने वो ऐड दे दी विराट कोहली को, है ना, तो विराट कोहली आपसे चार्ज कर रहा है 10 लाख। सपोज करो उस एडवर्टीजमेंट का विराट कोहली आपसे ले रहा है 10 लाख। अब जो आपने वो एडवर्टीजमेंट करी है अपने ब्रांड की थ्रू द विराट कोहली, उसको 10 लाख दिया, वो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको आज नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में कई सालों तक मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे? उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं मान सकते, क्योंकि धीरे 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 इसका बेनिफिट खत्म भी होगा ना कुछ साल तक, क्योंकि जब एड बार बार चलती जाएगी, एक टाइम के बाद आपको न्यू एड बनानी पड़ेगी। तो इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू के अंदर कंसिडर करेंगे। धीरे 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 उसे राइट ऑफ करते जाएंगे। जैसे सपोज करो 10 लाख खर्चा हुआ, आप 5 सालों में इसे राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब हर साल 2 लाख इन ईच ईयर आप उसे राइट ऑफ करते जा रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख शो करते जाओगे। बैलेंस शीट में धीरे 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 फिगर वो 10 लाख से कम होती जाएगी जैसे जैसे हम उसे राइट ऑफ करते जाएंगे। उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लंबे समय में हम स्प्रेड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल ईयर्स में। जैसे 10 लाख का खर्चा किया था, डिवाइडेड बाय 5, एवरी ईयर 2 लाख रुपीज आर टू बी कंसिडर एज एन एक्सपेंडिचर। तो इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगी, आपको वहां जाके क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, the first one, capital expenditure, its features and definition. So let's start with the meaning of the capital expenditure. Expenditure incurred to acquire, improve or extend the life of long-term asset. Clear from that particular line कि वो खर्चा जो किया जा रहा है acquire, improve and extend the life of long-term assets, किसी लंबे समय की assets को acquire करने के लिए या उसकी life को extend करने के लिए, improve करने के लिए। सो जो कि बेनिफिट देगा मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड है इंप्रूव, एक्सटेंड। एक्वायर मतलब बाय करना, इंप्रूव मतलब एसेट के अंदर कोई मेजर इंप्रूवमेंट लेके आना जिससे उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़े, जिससे उसकी लाइफ इंप्रूव करे। फॉर एग्जांपल, यू आर परचेजिंग, यू वांट टू परचेज अ मशीन। आप मशीन खरीदना चाहते हो, आप मशीन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो ₹20 लाख, तो ये आपकी एक्वायर हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि आपने एक्वायर करने के लिए खर्चा पे करा। वहीं हम देखें, मेरे पास मशीन ऑलरेडी है, लेकिन उस मशीन के अंदर कोई एक मेजर पार्ट है जिसका एक्सपेंडिचर हैवी है, और उस पार्ट को चेंज करने से मेरी एसेट में कोई एक्स्ट्रा चेंज आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। मतलब ये नहीं है कि वो पहला पार्ट खराब हो गया मशीन का, आपने वो चेंज करा, वो तो रिपेयर में जाएगा एज एन रेवेन्यू एक्सपेंस। मैं कह रहा हूं जो मेजर पार्ट था, आपने कोई एक नई चीज मशीन के अंदर ऐड कर दी जिससे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी, जिससे उसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ गई, तो वो जो एक्सपेंडिचर इंकर किया जाता है, दोज एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उन्हें भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे सपोज करो आपके पास लैपटॉप है, आपने न्यू लैपटॉप बाय करा। लैपटॉप के अंदर फ्यूचर में एक महीने या 2 महीने या 2 साल के बाद
आपने क्या करा, एक ग्राफिक कार्ड डलवाया अलग से, पहले इंस्टॉल्ड है, आपने एक और एक्स्ट्रा डलवाया। इससे क्या होगा, इसकी आप चाहते हो कि इसकी और ज्यादा मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाए, इसकी इंप्रूवमेंट आए इसके अंदर और ज्यादा, तो अभी एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए आप डाल रहे हो चीज, कोई पुरानी खराब हुई चीज नहीं रिप्लेस कर रहे, तो दैट्स आल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसके फीचर देखते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट नॉर्मली मोर देन 1 year इन अकाउंटिंग ईयर्स। एसेट क्रिएशन, द रिजल्ट इन क्रिएशन, एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका रिजल्ट क्या होता है जी, आपकी जो एसेट है वो एक्वायर हुई है, या एसेट में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट आई है, वो टेंजेबल हो सकती है, फिक्स हो सकती है, इंटेंजेबल हो सकती है। नॉन रेकरिंग, ये जो एक्सपेंस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर जनरली नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग मींस नॉट अकर अगेन एंड अगेन, जो बार बार नहीं हो रहा, कभी कभी होगा। अब मशीन रोज थोड़ा खरीदी जाएगी, बिल्डिंग रोज थोड़ा खरीदी जाएगी। सो दीज एक्सपेंडिचर आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉट अकर अगेन एंड अगेन, नॉट अकर अगेन एंड अगेन इन बिजनेस बट अकर ओकेजनली। बैलेंस शीट, These capital nature items are shown in balance sheet. ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी on asset side and also depreciate. इनकी वैल्यू को हम डेप्रिशिएट करते जाएंगे हर साल, वैल्यू कम करते जाएंगे, जो भी रेट होगा एज पर रेट जो हमारा एक्ट के अकॉर्डिंगली होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसे डेप्रिशिएट करते हैं। लार्ज अमाउंट यूजुअली इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट आउटले दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एफिशिएंसी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मली जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है ना, इसकी अमाउंट जो होगी हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो ज्यादा होगी, बिकॉज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो भी चीज चाहिए उसकी कॉस्ट हमेशा लार्ज ही होती है। अब मैं बोलूं कि मेरी एक फैक्ट्री है, या बोलूं मेरा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं लोन वगैरह देने का काम करता हूँ, और उसमें मेरा सारा काम है ऑनलाइन में, जिसमें कैलकुलेटिव वर्क भी हो रहा है ना, कैलकुलेशन वगैरह, तो मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा है। अब कैलकुलेटर मेरा जो है, नो डाउट ये कई साल चलने वाला है, इससे मुझे पैसा भी मैं कमा रहा हूँ, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया है लार्ज अमाउंट। अमाउंट शुड ऑल्सो भी लार्ज, अमाउंट भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और जिससे आपके बिजनेस की एफिशिएंसी और कैपेसिटी भी बढ़े। नेक्स्ट है इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी, इनहांस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर पीरियड। यस, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो बट दोज एक्सपेंडिचर नॉट हेल्पफुल टू इंप्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस, देन दोज एक्सपेंडिचर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल नेचर। जैसे एग्जांपल, आपका बिजनेस था, आपके पास मशीन थी, मशीन से आप कपड़ा बना के बेच रहे थे। अब आपने मशीन का ही कोई पार्ट चेंज करा, लेकिन उस पार्ट को चेंज करने से एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, उस पार्ट को चेंज करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि वो आपने रिपेयर करी है, एक तरह की वो रिपेयर एक्सपेंस है, वो कैपिटल नेचर का नहीं है, ठीक है ना, तो वो आपका बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। So all these are the features of capital expenditure. Now you can understand with the help of these example which expenses are considered as capital and which one are not considered as capital. देखो, purchase of land and building. When you talk about the fixed assets, then here when you are purchasing land and building for your business, अगर आपने अपने business में बिजनेस करने के लिए जमीन खरीदी या बिल्डिंग खरीदी जिसके अंदर आपने बिजनेस करना है, तो वो क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग आप रोज थोड़ा खरीदने वाले हो, और बिल्डिंग यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, सो दैट्स व्हाई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी आल्सो यूज फॉर बिजनेस पर्पस, उससे आप प्रोडक्शन करोगे। परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग आल्सो यूज इन अ बिजनेस, इन ऑफिस, इन फैक्ट्री फॉर सिटिंग पर्पस। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, कई सारे ऑफिस इक्विपमेंट्स है, जैसे कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स आ गया, और सारा एयर कंडीशनर्स आ गए, ऑल दीज आर। परचेज ऑफ व्हीकल्स एंड कंप्यूटर्स, दीज आर आल्सो कवर्ड अंडर फिक्स्ड एसेट, क्योंकि व्हीकल्स और कंप्यूटर जो है वो भी आप यूज कर रहे हो फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज फॉर बिजनेस पर्पस। देन सेटअप एंड लीगल कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। सेटअप का मतलब होता है कि जब तक खरीदी गई फिक्स्ड एसेट आपके घर में आके इंस्टॉल ना हो जाए, उससे पहले आप जो भी खर्च कर रहे हो, all those are to be considered as capital expenditure। मैं इसके लिए ना आपको छोटी सी एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्ट्रिज पेड टू ब्रिंग मशीन, ये पॉइंट, इंस्टॉलेशन, ये सारे पॉइंट आपको समझ आ जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मैंने एक मशीन खरीदी, द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 50,000, लेकिन वो मशीन आ रही है, सपोज करो कहीं दूर से आ रही है, उसके ऊपर मुझे इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी ताकि रास्ते में डैमेज हो तो मुझे क्लेम मिल जाए।
एंड 10,000 सपोज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो अब मशीनरी कितने की बन गई? 50 + 10 60,000। अब उस मशीन को लाने के लिए मुझे एक ट्रक हायर करना पड़ा, ट्रक ने मेरे से कार्ट्रेज ली 5,000, दैट कार्ट्रेज ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन कॉस्ट, क्योंकि मशीन कॉस्ट का इसलिए हिस्सा होगी क्योंकि जब तक मशीन मेरी फैक्ट्री में पहुंच नहीं जाएगी, इंस्टॉल नहीं हो जाएगी, उसकी ऑन होने से पहले, इंस्टॉलेशन होने से पहले पहले जो भी खर्चा आ रहा है, दोज ऑल आर कवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, वो सारा कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा। अब 5,000 मेरा खर्च आ गया उसे घर तक लाने के लिए, अब वो मशीनरी मेरी फैक्ट्री में आ गई, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए मेरे से इंजीनियर ने 2,000। अब टोटल काउंट करो कितना खर्च हुआ। 50,000 की मशीन थी, 10,000 मेरा इंश्योरेंस का आया 60, 5,000 मेरा कार्ट्रेज लगी, किराया लगा 65, 5,000 मेरा इंजीनियर का इंस्टॉलेशन कॉस्ट आया, टोटल बन गया आपका 70,000। तो 70,000 मैं मानूंगा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। हियर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट 50,000 बट 70,000। सो इट मींस एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बिफोर द इंस्टॉलेशन, वो सारे का सारा आपका उसी पर्टिकुलर एसेट्स की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। जैसे इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं अगर नहीं समझ आई। जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ आपको कई सारे और खर्चे भी ऐड होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, आरसी का खर्चा है ना, गवर्नमेंट फीस होती है जो, एज वेल एज जो फास्ट टैग होता है उसका भी खर्च होता है बीच में ऐड, एज वेल एज जो आपको एक्स्ट्रा वारंटी देते हैं ना उसका भी खर्चा ऐड। कुल मिला के गाड़ी की कीमत है सिर्फ मान लो 11 लाख, वो सारे खर्चे इंश्योरेंस का ये वो ऐड करके सपोज आपको मिल रही है 13 लाख की, तो आपके लिए जो वैल्यू ऑफ कार होगी जो आपने बुक्स में शो करनी है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 11 लाख का नहीं है, दोज बिकम 13 लाख। जब तक कार पूरी रेडी ना हो जाए 13 लाख का वो खर्चा माना जाएगा। लेकिन अगर वही हम यूं बोले कि 1 साल के बाद इंश्योरेंस खत्म होगी गाड़ी की, मैंने दोबारा इंश्योरेंस कराई, अब जो दोबारा इंश्योरेंस करवाने का खर्चा है वो माना जाएगा रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि अब गाड़ी आपके घर में आ चुकी है। So this one are the example of capital expenditure. Next one, improvement. एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, आप जो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी है उसके अंदर आप एक्सटेंशन कर रहे हो। अब एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लो एक रूम है, बड़ा रूम है, आपने उसके सेंटर में एक दीवार करके उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि एक्सटेंशन थोड़ा हो रही है। हाँ, अगर आपके घर में ऑलरेडी 2 रूम है, आपने एक तीसरा नया रूम तैयार किया विदाउट आपने वॉल के बिना एक नया तैयार कर रहे हो एडिशनल, देन बिकम कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडिशन न्यू विंग टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री में आप कुछ नया शुरू कर रहे हो वो भी। ओवरऑलिंग ऑफ ओल्ड मशीनरी, उन पुरानी मशीनरी के ऊपर ही आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगा के उसे नई बना रहे हो। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, आप प्लांट में कोई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हो। इंक्रीज इन सीटिंग कैपेसिटी, आप वहां सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। ऑल दीज आर द कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटेंजिबल एसेट्स में देख सकते हो, मनी पेड फॉर गुडविल, आपने अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए पैसा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेटेंट खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सबसे लास्ट वाला आपको समझना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये होता है कंपनी के बनने का पहले से खर्चा, जो कंपनी बनी नहीं है उससे पहले, जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला, वो मिलने से पहले का कोई भी खर्चा है, दोज ऑल आर आल्सो कवर्ड अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जितने भी खर्चे करे जा रहे थे बेसिकली फ्यूचर में अर्निंग के लिए किए जा रहे थे, तो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वी हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वी हैव डेफिनेशन, expenditure incurred in the ordinary course of business whose benefit is exhausted within the current accounting year, मतलब जो हम खर्चा कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर है, उसका बेनिफिट जो है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर ही खत्म हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, हम पढ़ते हैं आगे जाके एग्जांपल भी आएगी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बेनिफिट कंज्यूम विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर डज नॉट एक्सटेंडेड बायॉन्ड 12 मंथ, तो इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर होगा, इससे हम 12 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर ही खर्चा होके उसे हम अंदर अंदर ही कंज्यूम कर लेंगे, यूज कर लेंगे इसका बेनिफिट। रेकरिंग नेचर, ये रेकरिंग नेचर का होगा। रेकरिंग मींस बार बार आप खर्चा करोगे। ये रेंट आपने हर महीने देना है, एम्प्लॉय को सैलरी आपने रोज देनी है, हर महीने देनी है, वेजेस आपने रोज देनी है ना। तो एनी एक्सपेंडिचर विच इंकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस और रेकरिंग बेसिस, नॉर्मल बेसिस फॉर मेंटेन द बिजनेस ऑपरेशंस, फॉर कैरी ऑन द बिजनेस ऑपरेशंस आर नोन एज रेकरिंग nature. So revenue expenditure are recurring in nature. Maintain assets, keep fixed asset in their existing working condition without improving them. Any expenditure which also incurred to maintain the fixed asset, not to improve the efficiency or not to change the capacity of that particular machine. अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो ना एसेट पे जिससे उस एसेट की कोई एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रही, जैसे मैंने बताया था कि बिल्डिंग है,
बिल्डिंग के अंदर आप एक नया कमरा ऐड कर रहे हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उसी बिल्डिंग को अगर व्हाइट वॉश करवा रहे हो या उसी बिल्डिंग के अंदर एक कमरे के अंदर दीवार करके दो कर रहे हो, तो उससे कोई हम रेवेन्यू नेचर की चीज नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे कोई एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। पीएल ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा ऑल सच काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मतलब ये सारे की एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर ऑल डे टू डे कॉस्ट लाइक वेजेस, रेंट, जितने भी बिजनेस के अंदर रोज के रोज खर्च हो रहे हैं ना, वो सारे आपके रेवेन्यू माने जाएंगे और रेवेन्यू मान के प्रॉफिट एंड लॉस में शो किए जाएंगे। नोट एसेट क्रिएटेड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट क्रिएट एनी न्यू एसेट्स, मेरली सस्टेन अर्निंग कैपेसिटी, सिर्फ आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बना के रख रहा है, अदरवाइज इससे कोई भी नई एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही, कोई नई एसेट आप नहीं खरीद रहे। सो these are the basically features of revenue expenditure. Now these are some examples. First one is production cost. प्रोडक्शन कॉस्ट किसे बोलते हैं जी? प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है जो खर्चा आपको चीज को बनाने के लिए आ रहा है, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट मानी जाती है। आप इसे ना अपने पास नोट्स में नोट कर लेना, बिकॉज व्हेन वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन दीज कॉस्ट्स आर हेल्पफुल फॉर यू। प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिस चीज का आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज योर बिजनेस आर टू बी फर्नीचर, यू आर इन्वॉल्व इन अ फर्नीचर बिजनेस, हियर यू आर मैन्युफैक्चर फर्नीचर फ्रॉम द वुड्स, सो हियर द वुड आर रॉ मटेरियल, सो द कॉस्ट ऑफ वुड आर बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंसिडर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं परचेज। फैक्ट्री वेज लेबर चार्जेस, फैक्ट्री वेजेस का मतलब है वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व टू कन्वर्टिंग द वुड इनटू फर्नीचर। इस एग्जांपल में जैसे आप फर्नीचर का काम कर रहे हो, वुड को जो बंदे कर फर्नीचर की शेप दे रहे हैं, चेयर टेबल बना रहे हैं, डायरेक्टली जो आपकी लेबर है, जो फैक्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है, उसको अगर आप कोई भी चार्जेस पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, उसे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं और मानते हैं जी वो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा। नेक्स्ट है पावर, फ्यूल एंड वाटर चार्जेस। पावर फ्यूल का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अगर बिजली होगी तो मशीन चलेगी तो प्रोडक्शन होगी, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट। फ्यूल का मतलब है, हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन प्लांट चल रहा हो किसी फ्यूल की मदद से, मे बी पेट्रोल, मे बी डीजल, मे बी एनी अदर काइंड ऑफ फ्यूल, एंड ऑल्सो देयर आर सम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यहाँ पर पानी की मदद से इन्हें चलाया जाता है, तो जिससे भी आप पावर जनरेट कर रहे हो फॉर योर प्लांट, ऑल दोज आर ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। Next one are factory overhead expenses. Factory overhead expenses refers to those expenses which are incurred in a factory, जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। फैक्ट्री की लाइट हो गया, फैक्ट्री में फॉरमैन की सैलरी हो गई, फैक्ट्री के अंदर कोई मशीनरी का लुब्रिकेंट रिपेयर का खर्चा हो गया, ऑल दोज आर कवर्ड। एंड लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल का मतलब मटेरियल को कोई स्पेशल पैकेट आप दे रहे हो, उसका खर्चा। ये आपका फर्स्ट आ जाता है जी प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली रिलेट विद द प्रोडक्शन, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। दीज आर वेरी सिंपल, द एक्सपेंसेस व्हिच आर बेसिकली इंकर्ड इन द ऑफिस। एडमिन का मतलब होता है यहाँ पर मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट बैठती है, उसके लिए किए गए खर्चे। ऑफिस का मतलब होता है ऑफिस के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस में स्टेशनरी यूज हो गई, ऑफिस में जो जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा भी क्या ट्रीट होगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का खर्चा एज वेल एज सेल को बढ़ाने का या सेल करने का खर्चा। जैसे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट, अब जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट्स की तो उसका खर्चा लगता है, प्रमोशन करते हो खर्चा लगता है, वो क्या मानी जाएगी? सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, जो सेल्समैन आपकी गुड्स बेच रहा है उसकी कमीशन सैलरी, वो भी एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो भी क्या माना जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरीज आउटवर्ड, यहाँ पर ना एक चीज नोट करने वाली है, टू टाइप ऑफ कैरीज। कैरीज होता है किराया, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने का, एसेट्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने का। जैसे सपोज करो कैरीज इनवर्ड क्या होता है जी? जब आप रॉ मटेरियल को लेके आ रहे हो परचेज करके। आउटवर्ड होता है जब आप सेल कर रहे हो तब आप खर्चा दे रहे हो। जैसे सपोज करो मैंने चीज बेची, अब कस्टमर को फ्री डिलीवरी में दे रहा हूँ साथ में, है ना, तो डिलीवरी फ्री दे रहा हूँ, उसका मतलब जो कैरीज का खर्चा आ रहा है वो मुझे पड़ रहा है ना, क्योंकि मैंने मान लो कि आपने मेरे से, मैं सैमसंग कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपने मेरे से सैमसंग की एलईडी बाय करी, अब वो एलईडी को मैंने आपके घर तक पहुंचाने का खर्चा मेरा है, तो उस एलईडी के ऊपर मान लो मेरे से उस ऑटो वाले ने आपके घर पहुंचाने का 200 रुपीज चार्ज किया एज अ फ्रेट, एज अ कैरेज। अब वो 200 रुपये मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूँ, कस्टमर से नहीं ले रहा, तो इट मीन वो भी मेरी कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट मानी जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स क्या होते हैं, मैंने उस दिन बताया था, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द डेटर्स एंड डेटर अनेबल टू पे योर अमाउंट, डेटर आपको पैसे नहीं दे रहा, भाग गया, डूब गए पैसे आपके, तो वो भी आपका नुकसान है। तो वो किस चीज किस हेड के अंदर जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो खर्चा इसलिए पड़ा क्योंकि हमने चीज बेची थी, या बेची हुई चीज हमारी, पैसे हमारे मर गए। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आफ्टर सेल सर्विस देती है, जैसे फिटिंग की सर्विस दे दी, इंस्टॉलेशन की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपकी इसी के अंदर जाएगी। मेंटेनेंस एंड फाइनेंस, मेंटेनेंस में जैसे रिपेयर का खर्चा आ गया, इंश्योरेंस का खर्चा आ गया, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट पे करा लोन के ऊपर, ऑल दीज आर आल्सो कवर्ड अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो नेक्स्ट वी हैव डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू इन नेचर। देखो थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना, जो है तो रेवेन्यू इन नेचर, जैसे हमने अभी पढ़ा, जिसका बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर लेके कंज्यूम कर लेंगे, बट हुज बेनिफिट आर एक्सटेंडेड ओवर मोर देन 1 ईयर, लेकिन उसका फायदा 1 साल नहीं मिलने वाला, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन है रेवेन्यू नेचर का, बिकॉज इट स्प्रेड ग्रेजुअली ओवर द ईयर इट्स बेनिफिट, मतलब इसे हम राइट ऑफ करेंगे धीरे 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 धीरे, जितने सालों तक वो बेनिफिट देगा उतने साल तक इसे राइट ऑफ किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने एक्सपेंडिचर करा 10 लाख का ऑन एडवर्टीजमेंट, अब बेनिफिट आपको एक ही साल में थोड़ा हो जाएगा उस एडवर्टीजमेंट, उसका आपको फायदा मान लो 5 साल तक आपको उस एड का फायदा मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर एड फॉर 5 ईयर, तो आप उसे धीरे धीरे 5 ईयर के अंदर राइट ऑफ करोगे, एकदम से उसे राइट ऑफ नहीं करोगे, सारा इकट्ठा एक ही साल के अंदर आप उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं करोगे। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होती है, जैसे सपोज करो आपने 10 लाख की एड करवाई, अब 10 लाख का 10 लाख आप एज एक्सपेंस शो नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आपको करना क्या होगा, उसे 5 साल या 10 साल में डिवाइड कर लो। जैसे सपोज करो आपने 5 ईयर में डिवाइड करा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख फॉर ईच ईयर, हर साल 2-2 लाख आपका राइट ऑफ होना है, तो 2 लाख आप ऊपर डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के अंदर, बाकी बचा 8 लाख आप नीचे बैलेंस शीट में शो कर दो, फिर अगले साल ऊपर 2 लाख आ जाएगा, नीचे 6 रह जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे 2-2 लाख करके राइट ऑफ हो रहा है एवरी ईयर। सो इस तरह से हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर which create an asset, deferred revenue expenditure is a fictitious in nature। ये fictitious है क्योंकि ये कोई परमानेंट एसेट नहीं है। एडवर्टीजमेंट आपने आज करवा ली तो ये परमानेंट थोड़ा चलेगी, ये तो थोड़ी देर के बाद फिर आपको नई ऐड करवानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई fictitious in nature and it shown on asset side of balance sheet until fully write off, जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाती। अब एडवर्टीजमेंट 10 लाख की मैंने करी थी, अब 10 लाख मैंने शो करना है, धीरे धीरे 8 से 6 रह गया, 6 से 4 रह गया, 4 से 2, फिर धीरे धीरे 0 हो जाएगी बुक्स में, राइट ऑफ हो जाएगी, फुली राइट ऑफ। तो हम शॉर्ट लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो धीरे धीरे करके हम फुली कंप्लीट खत्म कर देते हैं बैलेंस शीट से। इसके फीचर्स और एग्जांपल क्या है, हैवी एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट वन, लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और एंटर इनटू न्यू मार्केट। जैसे मैंने बताया था कि व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट व्हिच आर टोटली न्यू, then you have to incur large expense for the advertisement of that particular product, क्योंकि आपके लिए मार्केट भी नहीं हो सकती है, आपके लिए प्रोडक्ट भी नया है, कस्टमर भी आपको नए लेने पड़ेंगे अपने लिए, तो इन सभी में कई सारा हैवी खर्च आने वाला है आपका ऑन एडवर्टीजमेंट। तो जब इस तरह का हैवी खर्च आता है एडवर्टीजमेंट में, यू आर नॉट अलाउड टू चार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली, यू हैव टू राइट ऑफ दिस एक्सपेंस, आपको इस खर्चे को राइट ऑफ करना है धीरे धीरे ओवर द नंबर ऑफ ईयर, ट्रीटेड एज अ फिक्टिशियस एसेट, और इसे आपने बैलेंस शीट में भी शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसे राइट ऑफ करते जाना है एवरी ईयर। तो इसकी नॉर्मली कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसके एंट्री में, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। मैंने एग्जांपल दी उसे याद रखना कि एडवर्टीजमेंट अगर 10 लाख की है तो 10 लाख सारा एक ही साल के अंदर राइट ऑफ नहीं होगा, उसे कुछ ईयर में डिवाइड करके फिर आप उसे राइट ऑफ करो। सेकेंड वन इज शेयर डिबेंचर इशू कॉस्ट। इसका थोड़ा सा पहले मैं समझा दूं, जब कंपनी शेयर्स और डिवेंचर इशू करती है, इशू करने का मतलब होता है बेचती है ना, तो उसे इशू करने के लिए कई सारे खर्च होते हैं। जैसे कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट, कंपनी को जो ब्रोकर है, क्योंकि शेयर आपने देखा होगा हम किसी ब्रोकर के थ्रू बाय करते हैं, उस ब्रोकर की कमीशन देनी पड़ेगी जिसे हम ब्रोकरेज बोल देते हैं, वो भी हमारे लिए कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स है। लीगल फीस, लीगल फीस मीन्स शेयर जब खरीदते हो तो आपको कुछ लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती है, जिसे हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये भी एक तरह का आपका क्या है जी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस पॉइंट पे, तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट कि व्हेन शेयर और डिबेंचर्स आर टू बी इशूड बाय एनी कंपनी,
The expense incurred over that particular issue of shares or debenture are known as fictitious assets and treated as deferred revenue expenditure, क्योंकि इसे आपने धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है। नेक्स्ट आता है जी एक्सपेरिमेंटल कोस्ट, cost of research and experiments that fail to produce patent or consultant result। इसमें क्या आएगा, जो आपकी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट होती है ना, जिससे लेकिन आप कोई नया पेटेंट या कुछ वो फेल हो गए, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करा है, जो रिसर्च करी है, उससे कोई नया प्रोडक्ट आया ही हो सकता उससे आपको कोई फायदा ना मिला और आपका खर्चा भी लग गया, उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट। क्योंकि जस्ट आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए जो भी एक्सपेंस आ रहा है, अगर तो बेनिफिट हो जाता नेचुरली, या फिर वो आपकी इंटेंजिबल एसेट बन जाती है एज अ पेटेंट, वो तो फिर आपकी एसेट आ गई। लेकिन हमने कोशिश करी, लेकिन वो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, उसके ऊपर पैसा लग गया। अब जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है, दोस कॉस्ट आर ट्रीटेड एज फिक्टिशियस एसेट, नॉट अ परमानेंट एसेट, उसे हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर लें। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर कैन ऑल्सो बी इशू एट डिस्काउंट। तो जो लॉस होता है डिवेंचर इशू करने पे, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है 10 वाला डिवेंचर आप 9 पे इशू कर रहे हो या 8 पे इशू कर रहे हो, लेस देन देयर ओरिजिनल वैल्यू, तो वो जो डिस्काउंट होगा, जो लॉस होगा डिस्काउंट का, ऑल्सो ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, उसे हम खत्म करते जाएंगे, राइट ऑफ करते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये मैंने पहले भी बताया, एक्सपेंसेस इंकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब मैं थोड़ा सा ना इसको क्लियर कर देता हूँ, हो सकता कईयों को डाउट हो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। जब ना कंपनी हम क्रिएट करते हैं, व्हेन एनी कंपनी आर न्यूली क्रिएटेड, देन बिफोर क्रिएशन ऑफ कंपनी बनाने से पहले प्रमोटर नीड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रमोटर नीड नंबर ऑफ अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, जिसमें लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एमओए का खर्चा, एओए की प्रिंटिंग का खर्चा, नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर। So when company are to be fully, we can say, established or fully created, then company need a certificate of registration after fulfill all such kind of requirements। क्योंकि जब ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएंगी, उसको सबमिट करने के बाद देन फाइनली कंपनी गेट, फिर कंपनी को क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले और कंपनी बनाने को लेके, क्योंकि जैसे आज मैंने कंपनी बनाने का काम शुरू करा, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला जाके पूरे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, विद इन दीज 3 मंथ आई हैव इंकर्ड सम एक्सपेंडिचर ओवर दीज लीगल वर्क, ओवर दीज डॉक्यूमेंटेशन। सो वो जो लीगल एक्सपेंस मैंने इंकर्ड करा है, उसे हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि आपका कवर होगा, या हम यूं बोले कि जो आपका राइट ऑफ होगा विद इन द 5 ईयर। इसके लिए रूल बना है कि डिवाइडेड बाय 5, जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, अगर 50,000 एक्सपेंस है divided by 5, it means every year you have to write off 10,000, आपको 10,000 हर साल राइट ऑफ करना हो। तो these are the features and the meaning of deferred revenue expenditure. Next, capital versus revenue receipt. Receipt means आपको पैसा आया, पेमेंट मीन या लॉसेस मीन आपका पैसा गया। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जब आपको पैसा आएगा कैपिटल नेचर के आइटम से। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन जब आपको पैसा आएगा फ्रॉम द रेवेन्यू नेचर ऑफ आइटम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डेफिनेशन। रिसिप्ट देयर आर नॉन रेकरिंग इन नेचर एंड क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। देखो बड़े ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि लायबिलिटी का क्या हो रहा है, एसेट का क्या हो रहा है, ये आपकी हेल्प करेगी टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। नोट कर लेना, मैं दोबारा समझा देता हूँ। रिसिप्ट दैट आर नॉन रेकरिंग, कोई भी पैसा आया जो बार बार नहीं आना, जो रोज नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया बैंक से, आप रोज थोड़ा लोन लगे बैंक से, तो आपको उससे क्या आया, पैसा आया, लेकिन आप रोज लोन नहीं ले सकते, इसलिए वो आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट, और उससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज लोन इज योर लायबिलिटी। या हम दूसरे शब्दों में बोले, आपके पास एक पुरानी मशीन थी, आपने बेच दी, बेच के आपके पास पैसा आया, ये रोज थोड़ा आएगा, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, बट इससे हुआ गया एसेट हमारी कम हो गई। तो कैपिटल रिसिप्ट होगी व्हेन द लायबिलिटीज आर टू बी इंक्रीज और क्रिएटेड एंड एसेट आर टू बी रिड्यूस, उसे हम बोलते हैं जी रिसिप्ट दैट आर नॉन रेकरिंग, उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है जी, रिसिप्ट दैट आर रेकरिंग इन नेचर, होगी ये रेकरिंग नेचर की, मतलब बार बार पैसा आएगा। अराइजिंग फ्रॉम द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जैसे आपका काम है जी फर्नीचर बेचना, आपको फर्नीचर बेच के जो भी पैसा आ रहा है वो आपका क्या माना जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड क्यों, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है, रोज हो रहा है, तो ये आपका कहाँ शो किया जाएगा, ये आपका शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एज योर सेल, एज योर इनकम। नेक्स्ट आया इन द केस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ट्रीटमेंट,
शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और डिडक्ट फ्रॉम द एसेट। या तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगी, जैसे मैंने बताया कि हमने लोन लिया, लोन लेके हमारे पास क्या आया, पैसा, but that loan amount create a liability for the businessman, so that's why shown in under liability side in balance sheet. As well as also capital receipt are there when any fixed asset are to be sold by the businessman. कोई fixed asset बेची, पैसा आया, वो भी आपकी बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, लेकिन एसेट की वैल्यू को कम करके या खत्म करके। रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीटमेंट शोन ऑन क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड में शो की जाएगी बिकॉज इन क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है, जितनी भी इनकम और गेन होगी रिलेटेड विद द बिजनेस वो सारी क्रेडिट साइड पे जाएगी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स आर इशू ऑफ शेयर, जब आप शेयर इशू करते हो तो आपके पास क्या आता है, पैसा, कंपनी के पास क्या आता है, पैसा, तो वो एक तरह का लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है अंडर शेयर कैपिटल। इशू ऑफ डिवेंचर एक तरह का लोन होता है, डिवेंचर, कंपनी डिवेंचर इशू करे, इसका मतलब कंपनी लोन लेने जा रही है, ऑल्सो लायबिलिटी बट कैपिटल नेचर, क्योंकि बार बार थोड़ा डिवेंचर इशू करने। सेल ऑफ फिक्स एसेट, कंपनी ने अपनी फिक्स एसेट बेची, पैसा आया, फिक्स एसेट रोज नहीं बेचेगी, सो दैट्स व्हाई नॉन रेकनिंग इन नेचर बट क्रिएट एसेट आर टू बी डिक्रीज विद दिस। लोन रेज, ये भी एक तरह की लायबिलिटी हमने पढ़ा। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, कैपिटल आल्सो शोन अंडर लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल हमने पढ़ा था, ये मान के चल रही है कि मालिक ही पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर। ये एंटिटी कंसेप्ट कहता था कि बिजनेस आर सेपरेट एंड ओनर हैविंग सेपरेट एंटिटी, सो दैट। एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, सेल रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव, आपने सेल करके पैसा कमाया, इंटरेस्ट मिला आपको बिजनेस में, कमीशन कमाई आपने बिजनेस करके, आपको रेंट मिला, आपने अपनी कोई बिजनेस में से बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है। डिविडेंड इनकम, आपने इन्वेस्टमेंट करी है इन द शेयर्स एंड रिसीव एनी डिविडेंड इनकम, आल्सो द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये बार बार करो। इफेक्ट डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिसिप्ट हैविंग नो डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट तो इफेक्ट कोई नहीं होता, इनडायरेक्टली आप देखोगे जाके, अब हम पढ़ेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस, तब उसमें देखोगे। इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है डायरेक्टली इफेक्ट करती है। कैसे? अगर आपकी सेल इस साल कम है तो आपके प्रॉफिट को कम दिखाया जाएगा, प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगी। अगर आपके खर्चे इस साल ज्यादा है तो भी आपका प्रॉफिट कम होगा, उस पर इफेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इफेक्ट कर रही है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा होंगी यू कैन गेट हायर प्रॉफिट, अगर कम होगी यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉस और मे बी इन लेस प्रॉफिट। सो दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नाउ वी हैव लॉसेस, कैपिटल लॉस वर्सेस रेवेन्यू लॉस। अब लॉस का मतलब समझते हो, जिससे पैसा जा रहा है, सिंपल याद रखो, जिससे नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारा प्रॉफिट जा रहा है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कैपिटल लॉस के बारे में। सोर्स, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, इसकी मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने पीछे पढ़ा अभी कि व्हेन यू आर परचेजिंग एनी फिक्स्ड एसेट, आप खरीद रहे थे तब भी आपका खर्चा लग रहा था, लेकिन इसमें लॉस नहीं हो रहा। बट व्हेन यू आर परचेजिंग एनी फिक्स्ड एसेट, जब आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो एंड वो फिक्स्ड एसेट से आपको बेच रहे हो, बेचने से आपको लॉस हो रहा है। जैसे सपोज करो कि आपने फिक्स्ड एसेट जो बाय करी एट ₹60,000, आपने वो एसेट बेच दी है 50,000, there are 10,000 loss on the sale of fixed asset, so such kind of losses are not treated as business losses, क्योंकि रेवेन्यू लॉस वो माना जाता है जो बिजनेस में लॉस होता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट को कम कर रहा है। लेकिन जो कैपिटल लॉस होता है वो हमारे बिजनेस का लॉस नहीं है, ये हमारी एसेट के बेचने से जो लॉस हुआ वो है। तो इसलिए इसे हम, इस लॉस को हम बोलेंगे कैपिटल नेचर लॉस, जो कि हमारी फिक्स एसेट को बेचने से हो रहा है, फिक्स एसेट कम वैल्यू पे हम सेल कर रहे हैं उससे हो रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल ले सकते हो, आपने लैपटॉप लिया था ऑनलाइन काम करने के लिए, अब जो आपने लैपटॉप बाय करा उसकी बुक्स में अभी मेरी वैल्यू शो हो रही है 50,000, बट आपने वो लैपटॉप बेच दिया, क्योंकि हो सकता है आपने नया लेना हो, आपने लैपटॉप बेच दिया एट 40,000। सो देयर आर difference between the actual value, book value and the sale value price are ₹10,000. So here 10,000 are loss for your business, but this loss is not your business loss, it's a capital nature loss, because laptop is not your business, laptop sale or purchase is not your business are online trading. So here the laptop is investment, laptop is a fixed asset for your business. So that's why the loss on sale of fixed assets are considered as capital loss. Whereas in the case of revenue loss on circulating or current asset, कोई आप इस तरह की चीज बेच रहे हो जो करंट नेचर के, जैसे स्टॉक होता है जिस चीज का आप ट्रेड कर रहे हो। आप मान लो ट्रेड करते हो जी, आपका काम है
वुड से फर्नीचर बना के बेचना, आप चेयर टेबल बेच रहे हो, आप वो बेच रहे हो जो फर्नीचर वो आप कम प्राइस पे बेच रहे हो, आपको कॉस्ट पड़ी थी किसी चेयर की मान लो 600, आपने वो बेच दी 400 पे, आपको 200 का क्या हुआ लॉस, एंड दैट लॉस आर नॉट कंसिडर कैपिटल लॉस, क्योंकि यहाँ पर चेयर टेबल आपकी एसेट नहीं थी, वो आपकी गुड्स थी जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। तो उस चीज का जो ट्रेड कर रहे हो, जिस चीज से आप प्रॉफिट कमा रहे हो बेच के, अगर उसमें से लॉस हो रहा है तो नोन एज रेवेन्यू नेचर लॉस, बिकॉज इट्स नॉट योर एसेट, इट्स योर बेसिकली स्टॉक और करंट एसेट। एग्जांपल देख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, हियर द लॉस ऑफ सेल इन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो, एज वेल एज बैड डेट्स, आपने बेचा था आपके पैसे डूब गए, वो भी क्या है आपका लॉस। डेप्रिसिएशन इज आल्सो लॉस है। नेचर, इसकी नेचर क्या है जी, नॉन रेकरिंग, अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट। कैपिटल लॉस होते हैं नॉन रेकरिंग, क्योंकि ये बार बार नहीं होते, आप बार बार थोड़ा मशीन बेचोगे लॉस पे, या बार बार थोड़ा बिल्डिंग बेच दे जाओगे लॉस पे, तो ये कभी कभी होने वाले होते हैं जो लॉसेज है। बट रेवेन्यू लॉसेज आर रेकरिंग इन नेचर। अगर बिजनेस है तो कहते हैं ना, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, लॉस है तो प्रॉफिट भी है। अब बिजनेस है, इसमें तो लॉस होना भी जरूरी है और होता भी है, और प्रॉफिट भी होता ही है, तो इसलिए ये रेकरिंग नेचर का है, रेगुलर है, बिजनेस के अंदर चलता ही है। अकाउंटिंग, कैपिटल लॉसेस शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एडजस्ट अगेंस्ट द कैपिटल रिजर्व। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कैपिटल लॉसेस है वो शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में, रिजर्व में से एडजस्ट करके भी हो सकते हैं, डायरेक्टली भी हो सकते हैं। रेवेन्यू लॉसेस आर शोन ऑन डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू लॉसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। व्हेन डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस योर प्रॉफिटेबिलिटी आर टू बी डिक्रीज, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस बढ़ेगा, क्योंकि जब खर्चा आप डालते हो, लॉस डालते हो, तो उससे आपका प्रॉफिट कम होता है। सेट ऑफ, कैपिटल लॉसेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन। जो कैपिटल लॉस होते हैं वो सिर्फ एडजस्ट किए जाते हैं कैपिटल गेन के अगेंस्ट। मतलब जैसे सपोज करो आपके पास एक बिल्डिंग है, वो आपने लॉस पे बेच दी, दूसरी बिल्डिंग आपने प्रॉफिट में बेच दी, एक से आपको लॉस हुआ, एक से आपको प्रॉफिट हुआ, वो कहता आपस में ही सेट ऑफ किए जाएंगे, गेन में से सेट ऑफ किया जाएगा लॉस। वहां सेट ऑफ कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, इसको किसी भी इनकम से, जैसे सपोज करो मैं 4 प्रोडक्ट की सेल कर रहा हूँ, मुझे 3 प्रोडक्ट में से प्रॉफिट हुआ, एक में से लॉस हुआ, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपस में एडजस्ट हो जाएगा, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही नजर आएगा। इंसिडेंटल, नॉट इंसिडेंटल टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ये इंसिडेंटल नहीं होते है ना, मतलब ये एक्सीडेंटल होते हैं, रोज रोज नहीं होते। ये कोई मतलब ये नहीं है कि इंसिडेंटल का मतलब होता है जो चीज अचानक नहीं हो रही, जो कभी कभी होती है ना, एक्सीडेंटली होती है, अचानक होती है, वैसे नहीं हो रही, रूटीन में नहीं हो रही, तो ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। लेकिन ये जो है नॉर्मल ट्रेड ऑपरेशन है, ये पता ही है कि होना ही होना है, इंसिडेंटल है जी, श्योर है जी, ये नॉर्मल ट्रेड में चलेगा ही चलेगा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉसेस एंड रेवेन्यू लॉसेस। नेक्स्ट वी हैव लास्ट स्लाइड आर कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर लॉन्ग बेनिफिट, ये लंबे समय फायदा लेने के लिए किए जाते हैं। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा कि हम एक बार ही पैसा लगा देते हैं, फिर कई साल तक हम वेट करते हैं, उसका फ्रूट लेते हैं कई साल तक। जैसे यूं बोले कि वन टाइम हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, जैसे मान लो एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, आज ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उस टाइम उसके ऊपर खर्चा लग रहा है ना, मदर फादर का, पेरेंट्स का, या खुद कमा के लगा रहा है, लेकिन ये उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके रेवेन्यू कमाएगा इससे। तो मतलब यूं बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि एक बार ही आप पौधा लगा रहे हो, उस प्लांट को आप सिंचाई कर रहे हो, उसके ऊपर पानी लगा रहे हो और कई तरह के खर्चे लगा रहे हो, वो अभी के लिए आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन फ्यूचर में जाके जब वो पेड़ बन जाएगा, आपको फल देना शुरू कर देगा, तो आपका प्रॉफिट आता जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा, क्योंकि आप हर महीने हर साल प्रॉफिट कमाओगे उससे। एसेट क्रिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट और इम्प्रूव द फिक्स एसेट, ये भी हमने पढ़ा। इससे आप कोई नई एसेट बाय कर रहे हो या पुरानी एसेट के अंदर कोई मेजर इंप्रूवमेंट कर रहे हो। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नो न्यू एसेट क्रिएटेड, इससे कोई नई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, जस्ट आप पुरानी ही एसेट्स को रिपेयर करवा रहे हो, रेनोवेट करवा रहे हो। देन फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर हमने ऑलरेडी पढ़ा कि बार बार नहीं होने वाले, ये आपके रेयर होंगे, नॉन रेकरिंग नेचर के होंगे, कभी कभी होंगे। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रेगुलर इन नेचर, ये बार बार होंगे, बिजनेस में आपने रोज सेल करनी है, हर महीने आपने सैलरी देनी है, हर महीने आपने रेंट देना है, तो दैट्स व्हाई दीज आर रेकरिंग इन नेचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन बैलेंस शीट इन द एसेट साइड, क्योंकि जब कोई नई एसेट खरीदी जाती है तो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है एसेट साइड पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपने देखा है कि
इससे आप प्रॉफिट और लॉस ही अपना जज कर पा रहे हो, तो दैट्स व्हाई प्रॉफिट और लॉस में शो की जाएगी। अमाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली लार्ज अमाउंट, मैंने पहले बताया था इसका जो खर्चा होता है हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, क्योंकि जब हम यूं बोलें कि आप घर पे कोई चीज, जैसे सपोज करो मोबाइल फोन, गाड़ी, लैपटॉप, ये आप रोज नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? इसका ये भी कारण है, इसका खर्चा बहुत ज्यादा है ना। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे घर का राशन हो गया, पेन हो गया, आपका कॉपी हो गया, नोटबुक हो गया, है ना, ये तो साल में कई बार ही खरीदते हो, क्योंकि ये वो आइटम्स है जो रूटीन में यूज होने वाली है, रूटीन में खत्म होने वाली है, कंज्यूम होने वाली है। तो इन्हें हम बोल देते हैं जी यूजली स्मॉलर और रेगुलर अमाउंट, क्योंकि छोटी अमाउंट होती है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करते हैं, प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते। नो डाउट इनडायरेक्टली एवरी एक्सपेंडिचर हैविंग इफेक्ट, बट ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस करंट ईयर प्रॉफिट डायरेक्टली, ये करंट ईयर प्रॉफिट को डायरेक्टली हमारे कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डेप्रिशिएटेड, ये कम होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जब तक एसेट की कीमत खत्म ना हो जाए ये डेप्रिशिएट होते जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुली चार्ज इन करंट ईयर, ये सारे करंट ईयर में ही चार्ज कर दिए जाते हैं जी। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन्हें हम एक साल से ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया था रेंट पेड या एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहे हो, तो दीज आर कंज्यूम, सर्विसेज आर कंज्यूम विद इन द ईयर। एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ मशीनरी एंड रेवेन्यू रिपेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरी। नाउ दीज आर सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम, आप देख सकते हो इसे ध्यान से। परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग क्या मानी जाएगी? कैपिटल, क्योंकि आपने एक्वायर करी। पे 2000 फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द फैक्ट्री वॉल, अब फैक्ट्री की जो वॉल है उसे आप व्हाइट वॉश करवा रहे हो, इससे कोई एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रही। इससे आप देख सकते हो कोई नया कमरा ऐड नहीं कर रहे बीच में, है ना, कोई अलग नहीं कुछ बन रहा, उसी को ही मेंटेन कर रहे हो दोबारा, तो ये मेंटेनेंस का एक्सपेंस क्या माना जाएगा? रेवेन्यू नेचर। एक्सटेंडेड फैक्ट्री बिल्डिंग बाय एडिंग न्यू फ्लोर, अब ये नई एक चीज ऐड कर रहा है क्योंकि हम नया फ्लोर ऐड कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा? कैपिटल, क्योंकि इससे कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, हम यू बोल सकते हैं। पेड 10,000 सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, अब देखो फैक्ट्री मैनेजर तो हर महीने आएगा सैलरी लेने, ये तो रेकरिंग नेचर का हो गया वैसे भी, है ना। और ऑपरेटिंग भी हमने पढ़ा है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं दोज आर आल्सो कवर्ड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। स्पेंड 5 लाख ऑन हैवी एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, ये जो हैवी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे करा, हमने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट का, शेयर इशू का, प्रीलिमिनरी का, ये क्या माना जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू जो है उसका स्पैन 3 से 5 साल है, उसके बाद फिर नई ऐड आपको करवानी पड़ेगी। पेड ₹500 फॉर रिप्लेसिंग द ब्रोकन विंडो पैन, ये रिपेयर मानी जाएगी रेवेन्यू नेचर, क्योंकि एक तरह की मेंटेनेंस है। अब टूटी हुई विंडो को चेंज करवाने से कोई एफिशिएंसी में चेंज नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं नया बन रहा, ये पुरानी ही चीज को वैसी ही कंडीशन में ला रहे हैं रिपेयर करके, मेंटेनेंस करके, तो दैट्स व्हाई कंसीडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज पेटेंट राइट फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब पेटेंट हमारी इनटेंजिबल एसेट है, आपने एक नया प्रोसेस शुरू करा है, इट मींस कैपिटल नेचर का खर्चा आ रहा है, उसके लिए पेटेंट ले रहे हो, तो ये इनटेंजिबल फिक्स एसेट है रेवेन्यू नेचर का। लॉस स्टॉक वर्थ ऑफ ₹20,000 ड्यू टू फायर नॉट इंश्योर्ड, अब थोड़ा ध्यान से समझना, आपका जो गुड्स थी, स्टॉक का मतलब जिस चीज का आप ट्रेड करते हो, आग लगने की वजह से वो सारा डैमेज हो गया, आग लग गई, सारा स्टॉक गया, डैमेज हो गया। अब वो जो उसका लॉस हुआ है स्टॉक का आग लगने से, वो रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि ये रोज की रोज हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इससे आपकी एसेट जो थी, सर्कुलेटिंग एसेट, हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, आपको याद होगा, करंट एसेट, करंट एसेट का लॉस भी हमारा क्या माना जाता है? रेवेन्यू नेचर का। अगर यही हमारा लॉस हुआ होता किसी मशीनरी का, है ना, आग लगने से मशीन डैमेज हुई होती जो फिक्स नेचर की है, तो वो माना जाना था आपका कैपिटल नेचर का लॉस। लेकिन इसमें ये है कि आपका लॉस तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? स्टॉक, जिसे हम करंट एसेट मानते हैं, तो करंट एसेट का जो लॉस होता है वो क्या माना जाता है? रेवेन्यू नेचर का लॉस। So these all are the key rules which you have to remember for your knowledge of this particular topic or concept. आप एक बार देख सकते हो एक्सपेंडिचर क्या क्रिएट कर रहा है, क्या इंप्रूव कर रहा है, जो कैपिटल नेचर का है, जो रेवेन्यू नेचर का है वो आपके लिए 1 साल के अंदर रूटीन का होगा, और जो डेफर्ड रेवेन्यू का होता है बेनिफिट ऑन रेवेन्यू नेचर बट लास्ट मल्टीपल ईयर, कुछ सालों के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शो किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, रेवेन्यू जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर।
रिपेयर दैट आर मेयरली मेंटेन द एसेट, सिर्फ एसेट को मेंटेन कर रही है, वो कैपिटल नेचर की नहीं मानी जाएगी, रेवेन्यू की मानी जाएगी। लेकिन जो रिपेयर एसेट की लाइफ को एक्सटेंड कर रही है, बढ़ा रही है, एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, वो कैपिटल नेचर की है। जो लॉस होगा आपका फिक्स एसेट का, कैपिटल लॉस होगा। जो आपका करंट एसेट का लॉस होगा वो रेवेन्यू लॉस माना जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट आपकी एसेट को कम कर रही है, लायबिलिटी को बढ़ा रही है, बट वो बैलेंस शीट में जाएगी। बट रेवेन्यू रिसिप्ट उल्टा चलेगी, वो नॉर्मल ऑपरेशन में आपके ऑपरेशन को, प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है बिजनेस के। सो दैट्स व्हाई शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस वन आर होल टॉपिक। नाउ इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी क्वेश्चन और डाउट, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज। कहीं पे किसी को कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, यू कैन आस्क मी। Is this okay, students? Have you understand the concept? Good morning, sir. Good morning. Sir, debentures वाले टॉपिक में डाउट है. Okay, मैं पीछे आ रहा हूँ, मुझे बता देना एक बार. Here. नहीं, debentures का गया ना जी, ये पीछे गया. Yes, इसमें. Okay, deferred revenue. Okay. Debenture issued at discount. इसमें डाउट है आपको? जी सर. Okay, so let's discuss. Debenture issued at discount. First of all, we have to know the meaning of debenture. वैसे तो debenture आपने पढ़ा होता है कॉमर्स में, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. Debenture is basically acknowledgement of debt. इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई कंपनी कर्जा लेती है ना, लोन लेती है, लोन लेने के बड़े सारे मेथड है, पैसा रेज करने के कई सारे मेथड है इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. जैसे एक तो वे है जी शेयर इशू कर दो, पैसा ले लो. दूसरा कंपनी के पास मेथड है जी लोन ले लो बैंक से. और तीसरा ये मेथड है कि कंपनी इशू कर दे, जैसे शेयर इशू करती है ना, वैसे ही डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देती है. वो डिवेंचर जो बंदे लेते हैं ना, खरीदते हैं डिवेंचर, परचेज करते हैं, वो बनते हैं जी कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर्स. और कंपनी से उन्होंने एक तरह का कंपनी को कर्जा दिया हुआ है ना, डिवेंचर एक तरह का लोन दे दिया उन्होंने कंपनी को. अब डिवेंचर के ऊपर बदले में उन्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन सम टाइम कंपनी डिवेंचर इशू करती है डिस्काउंट पे. डिस्काउंट का मतलब है जैसे 100 का एक डिवेंचर है, कंपनी 100 की जगह उसे 90 पे इशू कर रही है, 90 है ना, 10 रुपए कम करके. अब देखा जाए तो कंपनी ने 10 रुपए का अपना क्या किया? नुकसान किया. डिस्काउंट एक तरह का नुकसान है ना उनका, कि 100 वाली चीज 90 पे दे रहे हैं. अब जो 10 रुपए का नुकसान है ना, उसे हम क्या मानेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो धीरे धीरे करके हम राइट ऑफ करेंगे, सारा इकट्ठा राइट ऑफ नहीं करेंगे. ठीक है, कुछ सालों के अंदर खत्म करेंगे. तो डिस्काउंट और डिवेंचर ऑल्सो कंसिडर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि था वो खर्चा बिजनेस का, लेकिन सारा इकट्ठा आप उसे चार्ज नहीं कर सकते इन अ 1 ईयर. यू हैव टू चार्ज इन द नंबर ऑफ ईयर. सो दैट्स व्हाई ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया. क्लियर हुआ? यस सर. एनी अदर स्टूडेंट, एनी डाउट? Okay students, so now we'll meet in next class. Thank you. Thank you sir.